वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक्रेक। मैं राहुल यादव स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सेंट्रॉइड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से फर्स्ट मॉड्यूल में ये सेकंड चैप्टर है सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड पूरा करेंगे और आज उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। इंट्रोडक्शन इसमें क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए, कुछ नए टर्म्स आप सीखोगे। सो चलिए शुरू करते हैं सेंट्रॉइड शुरू करने से पहले मुझे कुछ शेयर करना था आपसे कि एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा ताकि आपके लिए यूज़फुल भी हो और कुछ समझ में भी आए। एक गांव में एक समय ऐसा होता है कि पानी की कमी पड़ जाती है। तो पानी की जब कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोगों में ऐसा डिसाइडेड होता है कि एक जगह पे चलो हम थोड़ा कुआं खोदते हैं और कुआं खोदने के बाद वहाँ से हम ज़मीन से पानी फिर निकालेंगे और जो भी होगा इस्तेमाल करेंगे उसका। तो एक दिन डिसाइड होता है, एक दिन सभी लोग जाते हैं और एक प्लेस को डिसाइड किया जाता है और वहाँ पे वो कुआं खोदना शुरू करते हैं। कुछ 20 फीट तक जब वो कुआं खोदते हैं, मतलब जब 20 फीट तक वो खोदना शुरू करते हैं, उनको पानी नहीं मिलता, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, इतना काफ़ी एनर्जी लग गई है। तो उनमें से एक इंसान तुरंत उठता है और कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि इस प्लेस पर पानी नहीं मिलेगा। पानी कहाँ मिलेगा? पानी पीपल के पेड़ के नीचे मिलेगा। तो फिर सभी लोग उसकी बात मानते हैं, चलो भाई इसकी भी बात सुन लेते हैं। तो पानी की ज़रूरत है गांव को, तो अब वो सब वहाँ से उठ के चले जाते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। अगेन वहाँ पे 20 फीट वो गड्ढा करते हैं, खोदना शुरू करते हैं और वहाँ पर भी उन्हें कोई पानी नहीं मिलता। अगला मेंबर वहाँ रहता है, वो कहता है मैंने पहले ही कहा था कि पीपल का पेड़ या जहाँ पहले खुदाई किए थे वहाँ नहीं, नीम के पेड़ के नीचे पानी मिलेगा। तो इन्होंने ये प्लेस छोड़ा, वो नीम के पेड़ के नीचे चले गए, वहाँ पे उन्होंने खुदाई करना शुरू की। अगेन वहाँ पे 20 फीट तक उन्होंने गड्ढा खोदा और वहाँ पे भी उन्हें पानी नहीं मिला। पानी की उनको तलाश है, गड्ढे पे गड्ढा खोदते जा रहे हैं लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। जिस तरह आपका हाल है अभी फ़िलहाल कुछ समय में हो जाएगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पास होना है। ओके, सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पास होना है तो आपको भी गड्ढा खोदना है। इट मीन्स हर चैप्टर्स को स्टडी करना है। समझ में आ रहा है दोनों को कैसे आप रिलेट कर सकते हो? तो इसमें जो मुझे मैसेज देना था आपको, मुझे मैसेज ये देना है कि अगर वो गड्ढा जो खोदा गया है फिर किसी बहुत ही बड़े एक्सपर्ट से पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या करते कि पानी मिल जाता, तो पता चला कि जब वो 20 फीट का जो गड्ढा उन्होंने खोदा हुआ था, अगर उसे कंटिन्यूसली वो 20 के बाद और नीचे जाते, थोड़ा सा नीचे जाते, 45 मीटर या 45 या 50 फीट तक हो जाते, तो वहाँ पानी अवेलेबल था। लेकिन उन्होंने इतने सारे गड्ढे खोद लिए, इसी तरह 4-5 गड्ढे और खोदे गए लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। तो जो आपका फोकस होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन, वो एक प्लेस पर फोकस करके उसको पूरा करो। जैसे कि पिछला चैप्टर हमने किया, तो पिछला चैप्टर जो हमने किया तो पिछले चैप्टर्स को अच्छे से करो। ऐसा नहीं कि ऊपर से किया, तब तक किसी ने कहा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं, दूसरा इंपॉर्टेंट है, उस पर चले गए, फिर वो नहीं किया, तीसरे पे चले गए, चौथे पे चले गए। पूरा का पूरा सिलेबस करने के चक्कर में सब थोड़ा थोड़ा किया और पूरा कुछ भी नहीं किया। सो ऐसा होगा कि आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू। तो मेरा मैसेज यही है आज सेंट्रॉइड शुरू करने से पहले, जो भी राहुल सर पढ़ाते हैं, यानी कि मैं जो भी आपको पढ़ाता हूँ या फिर जो भी आप खुद से स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी, तो खुद मेरे लेक्चर से जितना आपको सीखने मिलता है वो तो अच्छी बात है। उसके अलावा आप खुद भी प्रैक्टिस करो। आपका जो डायरेक्शन है, फोकस है, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड रखो, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है? सो इसी मैसेज के साथ आज का लेक्चर मैं शुरू करता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द सेंट्रॉइड। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सेंट्रॉइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहला टर्म क्या है। सो इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पर्सन है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंट्रॉइड पे धीरे धीरे आएंगे, पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये क्या है? हमें पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इट इज़ नथिंग बट अ पॉइंट थ्रू विच ऑल वेट ऑफ अ गिवन बॉडी सपोज टू बी एक्ट। इट मीन्स कि अगर एक मैं बॉडी लूँ, आपको पता होगा कि हम किसी भी बुक को एक अगर अपने पॉइंट पे, मतलब एक अगर अपने हाथ पे रखे किसी भी बुक को, तो हम उसको कभी कभी आपने देखा होगा कि आप बैलेंस कर लेते हो, या फिर अगर रोटेट कर रहे हो सो एक पॉइंट पे हम उसको बैलेंस कर पाते हैं। तो वो जो पॉइंट होता है दैट पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इट इज़ डिनोटेड बाय द जी, इसको जी से डिनोट करते हैं, ये आपने अब तक स्टडी किया होगा। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी होता है और आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इट इज़ अ पॉइंट, ओके, इट इज़ अ पॉइंट थ्रू विच ऑल द वेट ऑफ अ गिवन बॉडी सपोज टू बी एक्ट। सपोज करते हैं अभी मैं ये एक बॉडी लेता हूँ, अगर इस बॉडी को मुझे बैलेंस करना है, लेट्स सी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा। सबसे पहले तो मुझे पता है कि यहाँ से तो बैलेंस नहीं होगा, ये गिर रहा नीचे, जा रहा है नीचे,
सो इतना तो आपके दिमाग में होगा कि कहीं सेंटर पे होगा, अप्रॉक्सीमेट एक सेंटर पॉइंट जस्ट सर्च करते हैं और इसको जस्ट बैलेंस करते हैं। सो देखा आपने, एक पॉइंट पे मैंने इसको बैलेंस कर लिया। सो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर दिस वन। ओके, सो ये तो इजी था, छोटा सा पार्ट था, टच करके उसको हम कर सकते थे तो ठीक था। बट ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, फिगर्स मिलेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, या रियल लाइफ में जब हम आफ्टर इंजीनियरिंग जब आप कहीं पे जाओगे जॉब के लिए, तो आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो उनका सेंट्रॉइड निकालना या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना इतना आसान नहीं है कि हाथ पे रखा और निकाल लिया। इस वजह से इस चैप्टर को लर्न करना ज़रूरी है। लेट्स सी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाद अब हम मूव करेंगे, नेक्स्ट इज सेंट्रॉइड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सेंट्रॉइड। ओके, सो अब हम ये जो चैप्टर है, जो चैप्टर हम, हमारे चैप्टर का नाम है सेंट्रॉइड, और हम अब आ गए हैं सेंट्रॉइड पे। सो सेंट्रॉइड भी जस्ट अप्रॉक्सीमेट इसके आसपास ही रहता है। इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय दी जी, मतलब जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वहाँ पे जी को यूज़ करके सेंट्रॉइड जो पॉइंट्स होंगे उनको हम बताएंगे। सो सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड इट इज़ अगेन अ पॉइंट, यहाँ पे भी पॉइंट था, वेयर फुल वेट ऑफ अ बॉडी इज सपोज टू बी एक्ट, मतलब जो टोटल वेट होगा एक पॉइंट पर होता है, ऐसा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहता है। बट इन सेंट्रॉइड इट इज़ अ पॉइंट एट विच द होल एरिया, ओके, द होल एरिया, पूरा का पूरा एरिया ऑफ अ प्लेन, ऑफ अ गिवन प्लेन और लैमिना इज कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, प्लेन और लैमिना में मैं आपको पहले बता देता हूँ थोड़ी, प्लेन और लैमिना। प्लेन और लैमिना इट मीन्स कि अ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। सपोज करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ स्क्वायर दे दूँ, ये टू डायमेंशनल है, सो दिस इज नोन एज द प्लेन और लैमिना। इट मीन्स कि 2D इमेजेस, जो 2D फिगर्स होंगे वहीं पर हम सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर 3D यानी कि जो सॉलिड्स होंगे वहाँ पे हम सेंट्रॉइड नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि 2 डायमेंशनल जितने भी होंगे उन पे हम सेंट्रॉइड को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सेंट्रॉइड का सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन यही है कि इट इज़ अ पॉइंट एट विच होल एरिया ऑफ द गिवन प्लेन और लैमिना इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। डन। सो एग्जाम्पल्स देख लेते कौन कौन से प्लेन्स होंगे या लैमिनास होंगे। या तो ये हो सकता है, या फिर ये सर्कल हो सकता है, या फिर ये सेमी सर्कल हो सकता है, या फिर ये रेक्टेंगल हो सकता है। सो इस तरह के लैमिनास या फिर कह सकते हैं कि हम प्लेन्स होंगे जिनका हम सेंट्रॉइड कैलकुलेट करेंगे। डन। सो 2 पॉइंट्स यहाँ से हमको सीखने मिला। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मुझे पता चला कि सारा का सारा जो वेट होगा एक पॉइंट पे सपोज करते हैं वहाँ से एक्ट होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। और जो सेंट्रॉइड पार्ट होता है, बहुत सारी बुक्स में ये सिमिलर इनके डेफिनेशंस मिलते हैं, मैंने आपके लिए थोड़ा सा डिटेलिंग नहीं लेकर आया हुआ है। सो इतना सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट हो ध्यान रखना है कि ये 2D यानी लैमिनास पे डिपेंडेंट होता है। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पे हमको मिलेगा कंपोजिट वर्ड, कंपोजिट फिगर्स। सो कंपोजिट मीन्स क्या होता है? कंपोजिट मीन्स होता है ग्रेटर देन 1। इट मीन्स कि ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे स्क्वायर, ये स्क्वायर रहेगा, इसके साथ एक और अटैच रहेगा सेमी सर्कल यहाँ पे, और आपको बोलेगा कि फाइंड आउट द सेंट्रॉइड फॉर दिस गिवन कंपोजिट फिगर। सो कंपोजिट मीन्स याद रखो कि कंपोजिट फिगर मीन्स मोर देन 1 फिगर, यानी कि सारी फिगर्स को भी ऐड करके कुछ एक नया बना सकते हैं। मैं ट्रायंगल मिस कर दिया हूँ, ट्रायंगल भी आपको लैमिना में मिल जाता है। ओके, सो ये सिंगल लैमिना हो गया। अगर मैं कंपोजिट बोलूँ तो कंपोजिट में क्या हो जाएगा? इस तरह से एक ट्रायंगल हो सकता है, इसके ऊपर एक सेमी सर्कल हो सकता है। ओके, डन, याद रहेगा। सो दिस इज अ कंपोजिट फिगर एंड दिस इज अगेन कंपोजिट, दिस इज अ सिंपल वन, प्लेन और लैमिनास। सो इतना होने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट बंदा है जिसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी आपको, जिसके बारे में आप जान ले तो बहुत ज़रूरी है, वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अपने नाम से ही बता रहा है कि मैं कौन हूँ। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपके काफ़ी न्यूमेरिकल्स को बहुत ईजी कर देता है। तो लेट्स सी क्या होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ लाइन विच डिवाइड्स योर फिगर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, या फिर मिरर इमेज। लेट्स सी कैसे। सपोज करते हैं अगर मैं ये एक फिगर आपको ड्रॉ करके दूं, जस्ट ऐसा सपोज ये हो गया और यहाँ पे।
सो जस्ट ध्यान रखना है आपको कि इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ पे होगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मीन्स कि एक ऐसा लाइन आपको ड्रॉ करना है फ्रॉम वेयर इट विल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स या मिरर इमेज हो जाए। सो डेफिनेटली ये जो दिख रहा है यहाँ पे सेंटर, ये सेंटर से मैं इसको फोल्ड करूँगा तो दोनों इक्वल पार्ट्स आएंगे, ऐसा भी आप अज्यूम कर सकते हो। सो दिस इज दी AOS यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। डन। सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मीन्स होता है कि आपका जो सेंट्रॉइड होगा वो सेंट्रॉइड इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा। वो कहीं पर भी हो सकता है बट इसी लाइन पर होगा। और इजी कब हो जाएगा, लेट्स सी। अगर मैं आपको एक रेक्टेंगल दे दूं, अगर मैं आपको एक रेक्टेंगल दे दूं और उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपने निकाला, ठीक है। सो ये रहा इससे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बराबर है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसका एक नहीं, एक और एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये दिख रहा है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो ठीक था, वर्टिकल भी तो है। सो न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाता है या सेंट्रॉइड बहुत इजी तब हो जाता है जब किसी एक फिगर में दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाए। क्योंकि क्या होता है कि जहाँ पर इनका इंटरसेक्शन होता है, दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज योर सी सेंट्रॉइड पॉइंट। ओके, सेंट्रॉइड इट मीन्स कि जी, यानी कि जी को अगर खोजना हो तो अगर मैं कहता हूँ कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक से ज़्यादा अगर मिल गए तो वो तो बहुत इजी कर देते न्यूमेरिकल को। तो ये ध्यान रखना कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूमेरिकल्स करते समय ये बहुत हेल्प करते हैं। तो एक छोटा सा मैं रिवीजन ले लेता हूँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या था? सेंटर ऑफ ग्रेविटी था कि एक बॉडी होगी, उसके पूरे वेट को एक पॉइंट पर कहाँ पे अज्यूम किया जा सकता है, उस प्लेस को सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिनोटेड बाय जी था। देन सेंट्रॉइड क्या हमने, सेंट्रॉइड में मैंने आपको बताया कि प्लेन लैमिनास होंगे, प्लेन्स होंगे या लैमिनास होंगे। उसका मीन्स क्या होता है? इट मीन्स कि टू डायमेंशनल फिगर्स। जब दो फिगर्स को ऐड करूँगा तो वो फिगर को नया नाम दिया गया कंपोजिट फिगर। डन। सो ये कंपोजिट फिगर हमने देखा। सिमिलरली मैंने आपको कुछ लैमिनास दिखा दिए कि ये प्लेन्स दिखा दिए, सर्कल, इस तरह के होंगे। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री? अ लाइन फ्रॉम विच फिगर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बहुत इजी है। और मैंने आपको बताया एक है तो आपका जो सेंट्रॉइड है यानी कि जी पॉइंट वो कहीं ना कहीं लाई करेगा, बट इसी पॉइंट पर लाई करेगा क्योंकि एक ही है। बट व्हेन वी हैव टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये भी और ये भी, ये दोनों के दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, सो इनका इंटरसेक्शन ऑलवेज गिव्स यू दिस सेंट्रॉइड। याद रहेगा। सो चलिए अभी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि जो कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स हैं, उन स्टैंडर्ड फिगर्स का आपको सेंट्रॉइड की लोकेशन पता ही होनी चाहिए। सो चलिए अभी उनको डिस्कस करते हैं। इसको इरेज करके मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए अभी जो हमने बात की थी कुछ फिगर्स की, तो कुछ स्पेशल फिगर्स का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस लर्न कर लेते हैं। मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, बुक्स निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हम फिगर। सबसे पहले कुछ फिगर्स देखेंगे, उसके बाद जो सेंट्रॉइड है उस फिगर का सेंट्रॉइड का एक्स पे लोकेशन कहाँ होगी, एक्स बार मैंने किया। ओके, यानी कि ये क्या होगा, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होंगे। जो सेंट्रॉइड है उसके कोऑर्डिनेट्स, तो इसमें दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स एंड वाई। सो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे एंड एट द लास्ट हम एरिया देखेंगे। व्हाट इज द एरिया फॉर दैट फिगर, क्योंकि ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। सो सबसे पहला फिगर लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे रेक्टेंगल। ड्रॉ अ रेक्टेंगल। सेंट्रॉइड चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रॉइड चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि आप एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कहाँ पर लेते हो, उसी बेस पर आपके सारे वैल्यूज़ यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। एग्जाम्स में काफ़ी टाइम होगा कि आपको एक्सिस दिए हुए रहेंगे, अगर वो नहीं दिए हैं तो हम अज्यूम करेंगे। न्यूमेरिकल्स में और उसको डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये बेस पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैंने इसको ओ पॉइंट जो हम बोलेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे दोनों, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये मैंने सपोज किया है। तो इसका जो सेंट्रॉइड होता है जी पॉइंट, उसकी वैल्यूज लेट्स सी। सो सपोज करते हैं इसका जो बेस है दैट इज लेंथ ऑफ बी, और ये जो हाइट है इसको मैं h से शो करता हूँ, दिस हाइट इज h। तो सी सो
सेंट्रोइड जो जी है उसका वो हमेशा आता है, हमने भी बात की थी एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, हमने सीखा था अगर दो पार्ट्स में अगर इसको डिवाइड कर दें टू इक्वल पार्ट्स में तो ये सेंटर में आता है। सो इसका सेंट्रोइड क्या हो जाएगा b/2, यानी कि जो x एक्सिस अपना आएगा वो आ जाएगा b/2 और जो यहाँ पे जो है उसका y डिस्टेंस क्या आ जाएगा, टोटल h है सो हाफ क्या आ जाएगा h/2। समझ में आ रहा है आपको? सो ये पॉइंट जो g है यहाँ पे ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। सो राइट डाउन फर्स्ट वन x बार, यानी कि x कोऑर्डिनेट इज b/2, जो भी बेस होगा इफ इट इज 10 सो 10/2 इज 5, योर आंसर इस तरह से। सो y कोऑर्डिनेट इज h/2। व्हाट इज द एरिया फॉर एनी रेक्टेंगल? इट इज वेरी इजी, b इंटू h, बेस इंटू हाइट। अगर आप इसको कुछ और भी कंसिडर करेंगे, आई थिंक मैंने नोट्स में जब आप नोट्स नीचे से डाउनलोड करेंगे तो आई थिंक मैंने यहाँ पे d लिखा हुआ है, सो b इंटू डी होगा, h है तो h, सिर्फ ध्यान रखें ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ यहाँ पे। अगेन ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ध्यान रहेगा। सो बेस जो है उसको मैं b लेता हूँ और ये जो ये सेक्शन है उसको मैं सपोज करता हूँ h, दैट इज हाइट। तो इसका जो सेंट्रोइड होता है वो यहाँ कहीं पर आएगा और उसकी वैल्यू होती है b/3 एंड h/3। ओके, x कोऑर्डिनेट होता है b/3, y कोऑर्डिनेट होगा। सो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखना है आपको b/3 और y कोऑर्डिनेट लिखना है h/3। व्हाट इज द एरिया फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल? एरिया फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू b इंटू h, ध्यान रहेगा। सो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है वो ये रखना है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिख रहा है आपको, दिस इज़ योर b/3 एंड दिस डिस्टेंस इज़ योर h/3। अगर x और y, ये रहा मेरा y एक्सिस और ये रहा मेरा x एक्सिस, अगर गलती से आपने एग्ज़ाम्स में इस तरीके से आपका राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया तो आपका जो यहाँ पर g का जो वैल्यू आएगा वो आने वाला है, ये अगर b है, इफ योर बेस इज b एंड हाइट इज h, सो यहाँ पर पॉइंट आने वाला है b/3। सो ये डिस्टेंस आ जाएगा अपना b/3, ये डिस्टेंस आ जाएगा h/3। सो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो पॉइंट है इसका ये लोकेशन, ये रहा ना y एक्सिस और x एक्सिस जो कोऑर्डिनेट्स आपने लिए हैं, यहाँ से उसका क्या डिस्टेंस है वो इम्पॉर्टेंट है। इट मीन्स कि अगर ये पूरा डिस्टेंस b है सो यहाँ पर आपका ये जो मेन यहाँ से जो डिस्टेंस है वो क्या आने वाला है b माइनस b/3, h/3 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये 90 डिग्री जो है ये इसके पास में होता है g पॉइंट। अगर आपने उल्टा किया यहाँ पे सो अब ये पॉइंट यहाँ पे होगा। सो टोटल में से जब आप ये माइनस करोगे तो आपको एक्चुअल x कोऑर्डिनेट मिलेगा। ओके, सो x कोऑर्डिनेट जो है वो इस पॉइंट से डिस्टेंस होता है। सो यहाँ पर भी अगर मैं सेम लिखूंगा तो दैट इज रॉन्ग, यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा b माइनस b/3, याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं। थर्ड फिगर इज सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, सेमी सर्कल, सॉरी, draw a semicircle of radius r। ओके, सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कल होगा छोटा सा। सो सेमी सर्कल का जो पॉइंट होगा उसको ध्यान रखना है कि अभी मैं जो कोऑर्डिनेट्स लेने वाला हूँ, ये रहा इसका x कोऑर्डिनेट, ये रहा इसका y कोऑर्डिनेट। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ आएगा बच्चा लोग? एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये आने वाली है। डन, समझ में आ रहा है? यहाँ से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो यहीं कहीं पर वो पॉइंट होगा। मैं सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ पे वो पॉइंट है। ओके, सो व्हाट इज दी, जो ये जो y पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका x कोऑर्डिनेट सीधा 0 हो जाएगा। डन, क्योंकि y एक्सिस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पे जो होता है वो फॉर्मूला होता है 4r/3π, ये बाय हार्ट रखना है। सो x कोऑर्डिनेट फॉर अ सेमी सर्कल
इज 0 अगर आपने कंसिडर किया है फ्रॉम दिस पॉइंट, सेंटर से जब हमने लिया हुआ है, एंड दी y कोऑर्डिनेट इज 4r/3π। बहुत ध्यान रखना है, 4r/3π। एक बार मेरे साथ बोलिए, 4r/3π, ध्यान रखना है। व्हाट इज द एरिया? आई नो एरिया फॉर सर्कल इज πr², बट इट इज अ सेमी सर्कल, हाफ है, सो इसको हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे। सो ये 3 फिगर इंपॉर्टेंट्स हैं बहुत ज़्यादा, चौथा और पांचवा 2 फिगर और है, तो वो दोनों फिगर्स भी मैं आपको बताता हूँ। तब तक मैं साइड हो जाता हूँ, जस्ट राइट डाउन। समझ के लिखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। सो चलिए ऊपर के 2 मैं इरेज करता हूँ और 2 लोगों को और इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज दी क्वार्टर सर्कल। अब ये क्वार्टर सर्कल लेने का टाइम आ चुका है। सो अगर ये जो पोर्शन है, अगर इसका अपने को दिया हुआ है रेडियस इज r, ओके, दिस इज ओरिजिन, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अगर इस तरह मैंने कंसिडर किया हो तो यहाँ पर कहीं पर इसका सेंट्रॉइड आता है g, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू आने वाली है 4r/3π, 4r/3π। डन। सो x कोऑर्डिनेट फॉर दिस वन इज 4r/3π। ध्यान रखना है 4r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द गिवन फिगर, अपॉन 3π। पाई की वैल्यू तो आपके कैलकुलेटर में मिल जाएगी आपको, 4r/3π। व्हाट इज द एरिया? सो एरिया इज πr²/4, ओके, क्वार्टर है, 1/4 है, सो टोटल का 4th कर देंगे, πr²/4। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिगर इज कि अगर हमको कुछ छोटू सा पार्ट इस तरह से दिया हुआ है, कोई एक सेक्टर दिया हुआ है इनडायरेक्टली, सो ये यहाँ पे मैं इसके ओरिजिन को यहाँ पे लेता हूँ, इसको इरेज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसके ओरिजिन को लूँ, इसको y और इसको x एक्सिस लूँ, और ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है उसको मैं अल्फ़ा लूँ। 2 इक्वल पार्ट्स में इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है, ऊपर भी अल्फ़ा नीचे भी अल्फ़ा, इस तरह से दिख रहा है। तो ऑफकोर्स डेफिनेटली ये जो सेंटर में गया हुआ है, दिस इज़ दी लाइन ऑफ एक्शन। सो यहीं कहीं पर g आएगा, ले लेते हैं g। सो इसका जो g की जो वैल्यूज़ आएंगी, डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि x एक्सिस पर है तो इसका y कोऑर्डिनेट सीधा 0 आएगा, और इसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा उसका फॉर्मूला आपको बाय हार्ट रखना है, इट इज़ 2 टाइम्स r sin α/3 अल्फ़ा। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि ये जो नीचे का जो अल्फ़ा है उसको रेडियन में पुट करना है इस फॉर्मूलेज में, और जो ऊपर का ये एंगल दिख रहा है अल्फ़ा, उसको पुट करना है डिग्री में। ओके, सो बी केयरफुल, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसको रेडियन में पुट करना है कैलकुलेटर में, और इसको डिग्री में। y कोऑर्डिनेट निकाला, व्हाट इज द एरिया? सो इसका एरिया होता है r² टाइम्स अल्फ़ा। अगेन यहाँ पे स्टार मार्क, यहाँ पे जो अल्फ़ा पुट करना है आपको, दैट इज रेडियन। ठीक है, सो ये जो 5 फिगर्स थे, मैं कहूँगा कि एक बार और रिपीट करो इसको, वीडियोस को, और एक बार पूरा थरली देख लो क्या होता है, क्योंकि इसके बाद अब मैं सीधा न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ, और उस न्यूमेरिकल में इन सब की हेल्प लगने वाली है, स्पेशली x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड एरिया। साइड हो जाता हूँ, जस्ट राइट डाउन एवरीथिंग। तो चलिए अभी देख लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, जो होता है कि प्रोसीजर टू फाइंड आउट द सेंट्रोइड फॉर अ गिवन फिगर। तो हम बात करने वाले हैं कंपोजिट फिगर्स की। कंपोजिट मैंने अभी आपको बताया था, कंपोजिट मीन्स जो अभी हमने डिस्कस किया, काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे, मोर देन 1 आ जाएगा। सो राइट डाउन सेंट्रोइड ऑफ अ कंपोजिट एरिया। जब भी हमको कोई कंपोजिट एरिया दिया हुआ है तो क्या प्रोसीजर्स फॉलो करना है, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए सेंट्रोइड चैप्टर से, फॉलो क्या करना है। चलो मैं एक फिगर ले लेता हूँ, उसके साथ साथ बताते हुए चलूँगा तो बेटर होगा। और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से, ये ले लेता हूँ, और
ओके, सो ये मैंने कंपोजिट एरिया ले लिया और इसका सेंट्रॉइड आपको जस्ट एग्जाम्स में दिया हुआ है कि फाइंड आउट दी सेंट्रॉइड फॉर द गिवन कंपोजिट एरिया। सो ये भी मैंने दे के रखा है आपको एक्स एंड वाई, सो दिस इज योर ओरिजिन, डन। सो सेंट्रॉइड ऑफ अ कंपोजिट एरिया, कोई भी कंपोजिट एरिया हो, मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक ले लिया, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? सो राइट डाउन द स्टेप्स सॉल्व करने के लिए। सो राइट डाउन द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, डिवाइड योर कंपोजिट एरिया इनटू द रेगुलर एरियाज। डिवाइड योर कंपोजिट एरिया, आप लिखते रहिए, मैं थोड़े वर्ड्स ही लिखूंगा। डिवाइड कंपोजिट एरिया इनटू रेगुलर एरियाज। ओके, इट मीन्स कि स्टेप 1 क्या करना है कि एग्जाम्स में आपको ये नहीं दिया होगा, मैंने आपको समझाने के लिए दे दिया, डायरेक्टली इस तरह से फिगर दिया है। एग्जाम्स में डायरेक्टली इस तरह से फिगर होगा, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये मुझे कुछ सेमी सर्कल दिख रहा है और ये तो कोई फिगर नहीं है, ठीक है भाई, ये ले, इसको किया, सो ये रेक्टेंगल हो गया, जैसे आपने ड्रॉ किया, ये ट्रायंगल हो गया। आपको प्रैक्टिस कर करके ये देखने आना चाहिए। सीधा फिगर दिया होगा, उस फिगर से सबसे पहले डिवाइड इनटू द रेगुलर एरियाज। सो ये क्या हो गया? सेमी सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। ओके, राइट डाउन स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 अपना होता है मार्क द सेंट्रॉइड। मार्क द सेंट्रॉइड ऑफ ईच रेगुलर एरियाज। जो आपने डिवाइड किया हुआ है उन सब के सेंट्रॉइड मार्क कर दो। सो इसमें ये ध्यान रखना है, जो हमने बात की हुई थी एक्सिस ऑफ सिमेट्री को ध्यान रखना है, उनके फॉर्मूलेस को हल्का सा ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर डेफिनेटली हमने बात की थी कि ये सेंटर पे कहीं पर यहाँ पे आता है, सो यहाँ पर इसका पॉइंट आएगा कहीं पर G1 में, उसको कंसिडर कर लेता हूँ। सिमिलरली इसके यहाँ पे कहीं सेंटर में आ जाएगा, उसको G2 में कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, इसके पास में बनेगा, सो दैट इज़ G3। सो नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 2 इज मार्क दी G1, G2 एंड G3। मार्क G1, G2, G3 एंड सो ऑन। अगर और भी कंपोजिट एरिया और भी पार्ट्स हैं तो उन सबके G आप दिखा दो। राइट डाउन स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, प्रिपेयर द टेबल। प्रिपेयर द टेबल, जो हमने अभी टेबल देखा इनके फॉर्मूलेस में, हम एक्स कोऑर्डिनेट टेबल एक फॉर्म करेंगे जिसमें पूरे फिगर्स में से सभी का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और एरिया, उसका एक टेबल क्रिएट करेंगे। सो दिस इज स्टेप नंबर 3। राइट डाउन स्टेप नंबर 4। टेबल प्रिपेयर करते समय एक ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कंपोजिट एरिया पूरा दिया हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम्स में दिया हुआ है कि यहाँ पर एक छोटू सा पार्ट है जो कि दैट इज अ कट और रिमूव्ड, इस कंपोजिट एरिया में अगर कोई भी एक ऐसा सेक्शन दिया हुआ है जो कट है या फिर रिमूव दिया हुआ है, तो आप अब फिलहाल इसमें 4 पार्ट हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो जब टेबल प्रिपेयर करते हैं ना, तो टेबल प्रिपरेशन में ये ध्यान रखना होता है कि इसका जो एरिया आप रखोगे उसको नेगेटिव रखेंगे। डन, याद रहेगा। सो जो भी एरिया, सबको पॉजिटिव करते जाएंगे, लेकिन जैसे ही कोई कट पोर्शन है उसके एरिया को नेगेटिव करेंगे, क्योंकि वो एरिया माइनस करना है अपने को। तो ये ध्यान रखना, प्रिपेयर द टेबल एंड पुट अ नेगेटिव एरिया व्हेन देयर इज अ कट और रिमूव पार्ट, ये ध्यान रखना है। सो राइट ऑन नेक्स्ट वन, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम फाइंड करेंगे समेशन ऑफ ऑल एरियाज। जितने भी फिगर्स में कंपोजिट फिगर्स में जितने भी एरियाज हमने कैलकुलेट किए इंडिविजुअली, सबका समेशन निकालेंगे। सबका समेशन AIXI निकालते हैं, सबका समेशन AIYI निकालते हैं। एंड लास्ट इज द स्टेप नंबर 5 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाय यूजिंग द फॉर्मूला x coordinate of the composite is summation of AIXI upon summation of AI, and y coordinate is calculated by summation of AIYI upon summation of AI। फटाफट इसको छाप लो। ये कुछ समीशंस हम अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जस्ट अभी फटक से छाप लो कि सिर्फ इतना ध्यान मेरे को, डिवाइड करेंगे, फिर मार्क करेंगे पॉइंट्स को, उसके बाद प्लस उन्हीं को करेंगे जो दिख रहे होंगे, जिनको रिमूव किया उनको नेगेटिव करेंगे एरियाज़ में, फिर हम सबके एरियाज़ को ऐड करेंगे, a इंटू एक्स कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे वगैरह वगैरह, फिर सबका समीशन करेंगे। एट द लास्ट वी आर गोइंग टू यूज़ द फॉर्मूला x बार इज दिस वन एंड y बार इज दिस वन,
एंड डेफिनेटली ये स्टेप्स के बाद वी विल गेट आवर एक्स बार एंड वाई बार. सम इज ओवर. फट फट छापो, फट फट छापो. न्यूमेरिकल लेते हैं फटक से. सो स्टूडेंट्स, जब तक मैं इसको इरेज करता हूं तब तक आपके सामने मैं अगला न्यूमेरिकल रखता हूं. सो ये रहा अगला न्यूमेरिकल. सो ये रहा वो फिगर जो आपने अभी देखा. फिलहाल यहाँ पे पॉइंट ओ है और यहाँ पर इन एग्ज़ाम आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दिया हुआ है. ओके, ये बहुत ध्यान रखना है आपको कि जो आपका कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई और ऑलरेडी गिवन है. सो आप अपने से कुछ अज्यूम नहीं कर सकते, आपको डेफिनेटली यहीं पे ड्रॉप करना है. सो ये इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है. देन पॉइंट ओ दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है. तो मैं आपके लिए थोड़ा एक दो पॉइंट्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. सो पॉइंट ए, पॉइंट बी, ताकि मुझे इजी हो जाए इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ. सो यहाँ पे पॉइंट सी, यहाँ पे पॉइंट डी. और क्या दिया हुआ है, दिस एंगल इज़ गिवन 60 डिग्री. और यहाँ से ये जो सेमी सर्कल है इट इज़ 8 सेंटीमीटर एंड ये जो छोटू है इट इज़ गिवन एज 3 सेंटीमीटर. ओके, सो ये वैल्यूज़ हैं, ये पूरा न्यूमेरिकल है. फाइंड आउट द सेंटर रेट फॉर द गिवन कंपोजिट फिगर. ये प्रॉब्लम दिया हुआ है. सो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने जो किया हुआ था पीछे के स्लाइड में जाके देख लो, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में क्या लिखा हुआ है, जस्ट सी इट. सो वहाँ पे हमने लिखा हुआ है स्टेप नंबर 1 इज डिवाइड दी कंपोजिट एरिया इनटू रेगुलर वंस. सो वही करते हैं. सो दिख रहा है आपको, ये रहा फर्स्ट पार्ट. तो इसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ. दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट. ओके, दिस इज माय सेकेंड. इसको मैं मेरा सेकेंड पार्ट लेने वाला हूँ. सेमी सर्कल जिसका डायमीटर क्या है, BC या CB. ओके, उसके बाद ये जो थर्ड यहाँ पर छोटा सा एकदम दिख रहा है आपको, इसको मैं मेरा थर्ड कंपोजिट फिगर में, ये मेरा थर्ड रेगुलर फिगर में लेने वाला हूँ. इट मीन्स कि दिस प्लस दिस माइनस दिस में करने वाला हूँ, क्योंकि ये पोर्शन वहाँ पर रिमूव्ड किया हुआ है या कट किया हुआ है. सो सबसे फर्स्ट जो था हमारा स्टेप नंबर 1, वो क्या करना था, हमें इसको डिवाइड करने थे, जो हमने कर लिया. सो राइट डाउन द कंपोजिट एरिया कैन बी ऑब्टेन, द कंपोजिट एरिया कैन बी ऑब्टेन by adding triangle OAB. मेरे साथ लिखते हुए चलिए. सो द कंपोजिट एरिया कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग ट्रायंगल OAB एंड semicircle having diameter BC, ओके, बड़ा वाला, and subtracting semicircle having diameter CD. डन, समझ में आया. सो ये फर्स्ट मेरा स्टेटमेंट हो गया कि बाय एडिंग दिस 2 and subtracting this one I will get the given composite area. So write down next one. What is the step number 2? Mark the centroids G1, G2 and G3. So चलिए शुरू करते हैं यहाँ से. So जो मैंने मेरे नोट्स में लिया हुआ है वही यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा आपको दूँ, ताकि दोनों अलग अलग ना हो जाए. So ये जो पोर्शन है यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, इसको मैंने फर्स्ट कंसिडर किया हुआ है. सो दिस इज़ माय G1 और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया हुआ है G2 और यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है G3. ओके, ये मैं ध्यान में रख रहा हूँ, ध्यान रखना कि मैं ये ध्यान में रख रहा हूँ कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे कौन आने वाला है कौन नहीं. जैसे ये ट्रायंगल का मैंने आपको कहा था कि ये 4r/3π एंड 4r/3π पे होता है. तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने यहाँ पे इसे ड्रॉ किया है. और ये जो सेमी सर्कल है इसका जो सेंटर पोर्शन होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री जहाँ से जाएगी वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसे ड्रॉ किया है. और G3 को मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है जो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे आ रहा है.
सो अभी थर्ड स्टेप देख लेते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, हमें टेबल ड्रॉ करना होता है। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए मुझे थोड़ा स्पेस लगेगा, सो मैं इसे जस्ट इरेज करने वाला हूँ। तो अगर आपने नहीं लिखा है तो जस्ट पॉज करके इसको लिख लें और मैं इसे इरेज करता हूँ। सो आवर द मेन पोर्शन, सो हमारा जो मेन पोर्शन है इस न्यूमेरिकल का वो अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि सबसे पहले हमें एक कॉलम देना है फिगर के लिए, जो भी फिगर है। सेकंड हम कोऑर्डिनेट्स देते हैं x बार, y बार, एंड थर्ड हम यूज़ करने वाले हैं एरिया। ये आपको आपके बुक्स में ड्रॉ करते हुए मेरे साथ चलना है। x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया और ये एरिया हो गया। डन। सो सारे के सारे जो फिगर्स हैं उनको वन बाय वन सॉल्व करते हुए चलेंगे। फर्स्ट फिगर में कंसिडर करता हूँ दिस ट्रायंगल। ओके, सो ट्रायंगल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ये जो पॉइंट है उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना। सो लेट्स सी। सो द आंसर इज, बेस कितना है, इट इज़ 8, सो इसका बेस भी 8 हो जाएगा। सो अगेन दिस इज़ 8, सो एक वैल्यू मुझे मिल जाएगी। सेकेंड मुझे ये लगेगा हाइट। व्हाट इज़ द हाइट, व्हाट इज़ द हाइट, नॉट गिवन, बट ज्योमेट्री यूज़ करता हूँ मैं। इन अ ट्रायंगल ओ ए बी, इफ़ आई यूज़ 1060 इज इक्वल टू, ये हाइट जो भी होगी मैं इसको h सपोज करता हूँ, तो h अपॉन दिस 8, सो h इज इक्वल टू 8 इंटू 1060। कैलकुलेटर में पुट करो और जस्ट आंसर निकालो। मैंने इसे निकाल के रखा हुआ है। सो इट इज़ 8√3 सेंटीमीटर। डन। सो ये जो h है उसकी वैल्यू मुझे मिल गई, इट इज़ 8√3 सेंटीमीटर, जो मेरे लिए बहुत यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर हमें वैल्यूज़ लिखनी रहती है। सो क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होगा b/3, ये जो है, सो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा b/3 एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा h/3। सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने आपको कहा था ये एक्सिस है अपना, ओरिजिन और एक्सिस। सो ये जो ट्रायंगल है वो अपोजिट साइड में है। सो जो आप कैलकुलेट करने वाले हो ये डिस्टेंस b/3, वो यहाँ से आने वाला है b/3, लेकिन हम जब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट लिखेंगे वो डिस्टेंस हम हमेशा यहाँ से यहाँ तक का लिखते हैं। सो इन रियलिटी माई दिस कोऑर्डिनेट इज टोटल 8 माइनस 8/3। समझ में आ रहा है? सो इसका जो भी वैल्यू होगा वो इसका x कोऑर्डिनेट आएगा और जो y कोऑर्डिनेट में कोई इशू नहीं। सो कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो। 8 माइनस 8/3 को करो, देखो क्या आता है। मैं जस्ट राइट डाउन कर देता हूँ यहाँ पे। सो यू विल गेट 5.333, ओके, कॉमा। सेकेंड वैल्यू जो हम निकालेंगे यहाँ पर, फर्स्ट आने वाला है 8 माइनस 8/3 और सेकेंड वैल्यू हम निकालेंगे हाइट बाई 3, सो 8√3/3। इसको कैलकुलेट करो। सो यू विल गेट द आंसर 4.619। ये हमको मिल जाएगा G1 के वैल्यूज़। ओके, सिमिलरली मैं ये जो सेकंड बड़ा पोर्शन है यहाँ पे चलो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ये जो पोर्शन है ये y के जस्ट नीचे ही आएगा। ओके, सो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा क्योंकि y एक्सिस पर ही है, और इसका जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है वो हमें निकालना है। और वो कोऑर्डिनेट आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होता है बट नीचे नेगेटिव होता है, तो जो भी वैल्यू हम निकालने वाले हो वो माइनस में आएंगी। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला इज़ 4r/3π, बट यहाँ पे मैं इसको माइनस करने वाला हूँ क्योंकि गिवन एक्सिस के नीचे है वो। ठीक है, हमने सीखा हुआ है ना, ये एक 4 क्वाड्रेंट सीखा हुआ है। सो ये हमारा क्वाड्रेंट हमने ये लिया हुआ है x एंड y। सो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी सब पॉजिटिव आएंगी, लेकिन उसके अलावा कहीं पर भी कोई वैल्यू आई, जैसे यहाँ पे जो वैल्यूज़ आती हैं उनका y कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव होता है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे माइनस पुट करेंगे। सो -4, व्हाट इज़ r हियर? सो इट इज़ 8/3π। कैलकुलेटर में पुट करो, -4 × 8/3π। सो यू विल गेट द आंसर। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे आंसर। सो इट इज़ -3.395। अगर आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख नहीं रहा है, सो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, जस्ट उसको सुन के लिखना है। इट इज़ -3.395। आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो G3 पॉइंट है,
G3 पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है मैं यहाँ ऊपर लिखने वाला हूँ। सो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये रहेगी, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से कितना है, यहाँ से लेट्स सी, ये टोटल डिस्टेंस इज 8 और इसका जो गिवन रेडियस है विच इज़ 3, सो ये पूरा हो जाएगा 6, बराबर 3 3 6 हो जाएगा डायामीटर, सो 6 और ये पूरा 8 है, सो रिमेनिंग वी विल रिमेन विद दी 2, ओके। सो इट मीन्स कि ये 2 और ये 3, सिंपल ज्योमेट्री यूज़ कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। सो 2 and 3, सो टोटल हो जाएगा 5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो है 5, जो कि इसका, क्योंकि यहाँ पे ये यहाँ पर कहीं पे होगा, ये जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो ये आ गया हमारा -x कोऑर्डिनेट आएगा, सो इट इज़ -5। समझ में आ रहा है? मैंने सिर्फ कोऑर्डिनेट्स वगैरह यूज़ किया, जैसे कि अगर मैं कोऑर्डिनेट्स में आपको दिखाऊं, सो ये कोई पैरेलल लाइन है, क्योंकि डायरेक्टली रखा हुआ था, देखो। तो एक पैरेलल लाइन यहाँ पर है, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली कि इसका ओवरऑल डिस्टेंस यहाँ से 5 है, ठीक है। सो ये यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो, उसका x कोऑर्डिनेट तो -5 ही आएगा ना, कहीं पर भी लें, बस हमको जो निकालना है वो सेकेंड है, जो कि y कोऑर्डिनेट है। सो y कोऑर्डिनेट की हाइट क्या आएगी ऊपर से जो निकालते हैं हम, ऑफकोर्स डेफिनेटली 4r/3π। हाँ, यहाँ पर मैंने -5 क्यों रखा हुआ है, क्योंकि बैक साइड में है, ध्यान रखना है वो। अभी चलिए इसका y कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4r/3π, बट क्या ये प्लस होगा या माइनस होगा? डेफिनेटली ये माइनस होगा, क्योंकि डाउनवर्ड में है, इसके नीचे है। अगर इसके ऊपर होता तो मैं प्लस करता, ठीक है। तो इसको माइनस करूँगा, सो नाउ माई r इज़ 3, वहाँ पे r 8 था, यहाँ पे 3 है, 3π। सो कैलकुलेट दिस वन, कैलकुलेटर में पुट करो, -4 × 3/3π, सो यू विल गेट योर आंसर। मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है आपके लिए, सो इट इज़ -1.273, ओके। सो इस तरीके से आपको काम करना होता है, तब जाके आपका न्यूमेरिकल ईजी हो जाता है। इसमें जो सबसे ट्रिकीएस्ट पॉइंट जिसको मैं कहता हूँ वो था ये वाला, ये ध्यान आया, हमने 8 - 8/3 किया। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि अरे 8/3 है क्या, नहीं। जब आपका ट्रायंगल यहाँ होगा, इसके नज़दीक होगा, तो ये डिस्टेंस होगा, लेकिन जब ये 90 होगा तो ये यहाँ, ये आपका डिस्टेंस आता है हमेशा, तो हमारा कोऑर्डिनेट तो यहाँ से, सो वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो मैक्सिमम काम हमने कर लिया है, पॉइंट्स इनको दे दिया है, कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रायंगल OAB, ओके। सो ट्रायंगल OAB को मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ। x कोऑर्डिनेट क्या निकाला हुआ है हमने उसका? फर्स्ट का x कोऑर्डिनेट है 5.333। y कोऑर्डिनेट हमने क्या निकाला हुआ है? y कोऑर्डिनेट हमने निकाला हुआ है 4.619। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है एरिया कैलकुलेशन। एरिया का कैलकुलेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो चलिए अभी एरिया के कैलकुलेशन करते हैं। एरिया का कैलकुलेशन के लिए मैं थोड़ा स्पेस कम देता हूँ, क्योंकि मुझे इसका थोड़ा यूज़ होगा। सो ये हो जाएगा एरिया। एरिया के बाद मुझे लगने वाला है AIXI, और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा लास्ट कॉलम AIYI। सर इतने छोटे स्पेस में लिखेगा तो कैसे चलेगा बेटा, लोग प्लीज़ एडजस्ट, ठीक है। सो व्हाट इज़ द एरिया फॉर द गिवन ट्रायंगल? इट इज़ हाफ इंटू बेस इज 8, हाइट इज 8/√3। हाफ इंटू 8, इट इज़ 8, हाइट इज 8/√3। सो कैलकुलेट फास्ट। मैं आपको टाइम दे देता हूँ, स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं इस वीडियो को। सो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर। सो इट इज़ 55.426 आ गया, ओके डन। सो टेबल में एरिया हमने कैलकुलेट किया। एरिया कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरिया इनटू एक्स कोऑर्डिनेट विच इज़ नोन एज AIXI। सिमिलरली हम y के लिए भी करते हैं एरिया इनटू y कोऑर्डिनेट, सो दैट इज नोन एज द AIYI। डन, याद रहेगा। सो मल्टीप्लाई 55.426 विद द 5.333। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर में पुट करो, फटफट करते चलो। सो यू विल गेट द आंसर 295.587। हमेशा ट्राई करो एग्जाम्स में कि कैलकुलेटर अच्छे से यूज़ करना सीख लो, और दूसरी चीज़ की 3 डिजिट्स तक आंसर लाने की कोशिश करो,
तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोशिश करो हमेशा कि 3 डिजिट रखूँ, 2 भी रखोगे तो इट्स ओके, बट 3 एकदम ज़बरदस्त होता है, आपको मस्त आंसर देने वाला है। ओके, सो मैंने मल्टीप्लाई किया एरिया इंटू एक्स बार, ए आई एक्स है। सिमिलरली मैं एरिया इंटू वाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा? कम ऑन फास्ट करो, उसके बाद मैं आंसर राइट डाउन करता हूँ। सो यू विल गेट द आंसर 256.013। ओके, सो फर्स्ट पोर्शन मैंने कंप्लीट कर लिया। ये मैंने ये जो पोर्शन था उसका कंप्लीट किया। नेक्स्ट इज माय सेमी सर्कल हैविंग डायामीटर सी डी, मतलब हैविंग डायामीटर सी डी मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में, नॉट सी डी, सी बी ले रहा हूँ। सी बी मीन्स कि ये सी बी, ये बड़ा वाला जो पोर्शन हो गया उसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। सो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमने निकाल के रखा हुआ है। व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट? इट इज़ डायरेक्टली 0। जैसे ही एक्स कोऑर्डिनेट 0 मिला, खुश रहो, नाचना शुरू कर दो, क्योंकि ए आई एक्स है सीधा 0 आने वाला है। ओके, सो इट इज़ 0, सो ये डायरेक्टली 0 आ जाएगा क्योंकि ए आई एक्स है जैसे ही करेंगे। व्हाट इज़ वाई कोऑर्डिनेट? आवर वाई कोऑर्डिनेट इज -3.395। डन। सो इसका एरिया क्या आएगा? एरिया हमने जैसे बात की हुई है, इट इज़ पाई इंटू आर स्क्वायर। बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा एरिया, कौन सा यहाँ पे रेडियस बड़ा वाला ले रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 8 रख रहा हूँ। पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे। सो व्हाट इज़ द आंसर? कैलकुलेट फास्ट। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट इट इज़ 100.531। ओके, 100.531 ये हो गया। और मल्टीप्लाई दिस विथ 0, हमने डायरेक्टली लिखा हुआ है 0, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। सो इसका आंसर आने वाला है इट इज़ -341.303। ओके, सो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर दिया। ये मैं ध्यान रखते हुए चल रहा हूँ कि जो एरिया है उसके सामने प्लस प्लस लगाते चल रहा हूँ, क्योंकि इनको ऐड करने के बाद मुझे कंपोजिट फिगर मिला है। बट अब एक ऐसे बंदे की एंट्री होने वाली है जिसको डिलीट, या मैं बोलूँगा कि कट करने के बाद हमको मिला। तो स्पेशली हम ध्यान रखेंगे कि इसके एरिया में माइनस, तो यहाँ पे मैं पहले ही माइनस करके रखता हूँ ताकि भूल ना जाओ जल्दीबाजी में। सो इसको ले लेते हैं अभी। नाउ द लास्ट सेमी सर्कल हैविंग द डायामीटर सी डी। आजा बेटा, बहुत उछल रहा है कब से। सो अब इसको सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट? हमने कैलकुलेट किया हुआ है। एक्स कोऑर्डिनेट इज -5 एंड y कोऑर्डिनेट इज -1.273। डन। ये कैलकुलेशन सीखना बहुत ज़रूरी है आपको। उसके बाद मैंने यहाँ माइनस रखा है, मुझे ध्यान आया, ओहो, माइनस साइन फॉर दिस एरिया, बिकॉज ये एरिया रिमूव करने के बाद मुझे कंपोजिट फिगर मिलेगा। सो द माइनस, इसका क्या आएगा फॉर्मूला? पाई, व्हाट इज आर हियर? इट इज़ 3 स्क्वायर अपॉन 2। सो व्हाट इज द आंसर? जस्ट टेल मी द आंसर फास्ट। So you will get the answer for area of this one is -1414.137. Done. -14.137. So multiply area with x, multiply area with y. मैं साइड में हो जाता हूँ, जस्ट स्टॉप करना है इस वीडियो को और कैलकुलेट करके अपने बुक में लिखना है जो आप अभी सॉल्व कर रहे हो। और मैं आपके लिए फटाक से आंसर लिख देता हूँ। एक्स ए आई एक्स आई का आंसर है 70.685 एंड फॉर नेक्स्ट वन इट इज़ 17.996। व्हाट इज़ नेक्स्ट स्टेप? ये इतना कंप्लीट होने के बाद आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ समेशन ऑफ एरिया। सो दिस इज़ एरिया। सो इसका समेशन ऑफ एरिया हमको निकालना इंपॉर्टेंट है। सो ये एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया, ये एरिया प्लस करना है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ध्यान रखना है, उसको माइनस करना है। कम ऑन फास्ट। सो यू विल गेट द आंसर। समेशन ऑफ ए आई एक्स आई आप करोगे सो यू विल गेट 141.820। बहुत मेहनत हो रही है, इसी के लिए कब से मेहनत हो रही है। और नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द समेशन ऑफ ए आई एक्स आई। इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो यू विल गेट द आंसर 366.272। दिस इज योर समेशन ए आई एक्स आई। लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है समेशन ऑफ ए आई वाई आई। इनका सबका समेशन करना है। यहाँ पे माइनस से स्पेशली ध्यान रखना है, ये प्लस आएगा वो भी ध्यान रखना है। सो ए आई वाई आई समेशन करेगा सो यू विल गेट इट इज़ -67.294। धड़ाधड़ फटाफट करते जाओ। ओके, सो दिस आर द आंसर्स। मैं साइड हो जाता हूँ।
जस्ट आप पूरा का पूरा जितना भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है एक बार उसका अच्छे से ध्यान में रख लें। मैं तो कहूँगा स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यूज़फुल होगा आपके लिए। स्क्रीनशॉट ले लो। और दूसरा एक रिक्वेस्ट था कि अगर लेक्चर समझ में आता है और आप चाहते हो कि और भी ऐसे लेक्चर्स मैक्रैक और राहुल सर आपके लिए लेकर आते रहें, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल, क्योंकि ये पूरा इंजीनियरिंग आपका राहुल सर और मैक्रैक कंप्लीट करने वाला है। ओके, बहुत कुछ करते रहेंगे, मज़े करते रहेंगे, सीखते भी चलेंगे, स्टोरीज आपसे शेयर करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। और कुछ आपको अगर इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में भी बात कर सकते हो आप, या पर्सनल ईमेल आईडी पे भी आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, सर ये है आगे कैसे मूव करूं वगैरह वगैरह। चलिए आते हैं इसमें। नेक्स्ट अभी मैं इसको जस्ट इरेज करता हूं, क्योंकि हमारा जो मेन पोर्शन है अब उसकी बारी आ गई है, लास्ट स्टेप। ओके, व्हाट इज द लास्ट स्टेप? बाय यूजिंग द फॉर्मूला। Okay, now by using formula, okay, so what is my x coordinate? My x coordinate is summation of ai xi upon summation of ai. What is ai xi? हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, it is 366.272 upon area. What is the area? It is 141.820. फटाक से कैलकुलेटर में पुट करो, what is the answer? So you will get x bar is 2.583. डेफिनेटली इट इज़ इन सेंटीमीटर, क्योंकि सबका सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सो सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट दिस वाई कोऑर्डिनेट। सो इट इज़ ए आई वाई आई अपॉन समेशन ऑफ ए आई। व्हाट इज़ ए आई वाई? यहाँ पे निकाला हुआ है, इट इज़ -67.294 अपॉन 141.820। फास्ट करते रहो, कैलकुलेटर में पुट करो। सो डेफिनेटली आंसर माइनस में आएगा। सो आंसर इज -0.475 सेंटीमीटर। सो इट इज़ योर वाई कोऑर्डिनेट। अगेन मैं साइड हो जाता हूँ, जिसके लिए 2 सालों से मेहनत चल रही है, पिछले आधे घंटे 1 घंटे से। सो ये रहे वो 2 चोर जिनको हमको पकड़ना था। सो द सेंट्रॉइड फॉर दिस कंपोजिट एरिया इज 2.583 एंड -0.475 सेंटीमीटर। डन, समझ में आया? काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर, यहाँ पे छुपे हुए दोनों। ओके, सो ये मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में आया हुआ है और 8 मार्क का ये न्यूमेरिकल आया हुआ है। 8 मार्क, इट मीन्स कि बहुत ही सिंपल है, अगर आपको आता है तो 8 मार्क आपको यूँ चुटकियाँ बजा के देखा जाएगा, बट आपको स्मार्ट वर्क करना है हर जगह पे। सो ठीक है, आज के इस लेक्चर को यहाँ पर मैं कंप्लीट करता हूँ और आपसे मैं अगली बार मिलता हूँ सेंट्रॉइड के कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ, क्योंकि थ्योरी तो हमने कर ली। कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ थोड़े और ट्रिकी न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और डेफिनेटली मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ पोर्शंस टफ लगे या नहीं समझ में आ रहे थे तो कमेंट कर दो कि सर ये नहीं समझा, और अच्छा लगा तो लाइक कर दो। चलिए फिर आज कंप्लीट करते हैं। बाय बाय।